नाजरीन, पिछले एपिसोड में आप इमाम अहमद रज़ा के रोशन दलाइल देख चुके कि चीज़ों का नीचे उतरना और गिरना खुद इनका अपना फेल यानी एक्ट है, ना कि ज़मीन का। उन्हीं दलाइल के ऊपर किसी मॉडर्न एजुकेशन वाले के दिमाग में एतराज़ आ सकता है। लिहाजा हमने ये एक एपिसोड सिर्फ एतराज़ और डाउट्स क्लियर करने के लिए बनाया है। इसी के साथ वो मशहूर एक्सपेरिमेंट का भी जायज़ा लेंगे जिसमें पर और बॉलिंग बॉल साथ में गिरता है। अगर आपने पिछला एपिसोड 4 नहीं देखा तो आपको यह एपिसोड समझ आना बहुत मुश्किल है, लिहाजा पहले वो देख लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं फ्री फॉल के एतराज़ को। हो सकता है कि कोई कहे, इमाम साहब की सेंटर आर्ग्यूमेंट यही है कि चीज़ों का जो नीचे की तरफ प्रेशर है यानी वज़न, यही इनको नीचे गिराता है और ये हर चीज़ में अलग अलग है। तो नीचे गिरना अलग अलग होगा और गिरना अलग अलग होगा तो पहुंचना भी अलग अलग होगा। क्योंकि नीचे उतरना इसी वज़न यानी प्रेशर की वजह से है, तो ज़्यादा प्रेशर वाली भारी चीज़ का उतरना ज़्यादा ही होगा और इसीलिए ज़मीन पर पहले ही पहुंचेगी। इसी सेंटर आर्ग्यूमेंट पर इमाम साहब की दलीलें बेस करती हैं। अब हो सकता है कोई कहे कि इमाम साहब का यह लॉजिक सही नहीं है कि हाथ में जो प्रेशर फील होता है वही उसको नीचे गिराता है, इसलिए कि जब किसी चीज़ को नीचे से सपोर्ट करो तो उस वक्त नीचे प्रेशर फील होता है। लेकिन गिरने की हालत में ऐसा नहीं होगा। गिरने की हालत में नीचे प्रेशर फील नहीं होता और इसकी वजह है इनर्शिया। वो ऐसे कि रेस्ट की हालत में जब हरकत ना हो तब इनर्शिया का कोई असर इसके वजन पर नहीं होता, इसलिए पड़ी हुई या रखी हुई चीज़ का फुल वेट नीचे महसूस होता है। लेकिन जब ये चीज़ गिरने लगती है तब वेट नीचे गिराना चाहता है और इनर्शिया वेट का अपोज करता है और हरकत से रोकता है। ऐसे ही जैसे कोई ब्लॉक रेस्ट की हालत में हो तो रेजिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप उसे मूव करने की कोशिश करो तब उसका इनर्शिया फील होता है। तो गिरने की हालत में यानी फ्री फॉल में ये होता है कि वेट उसको नीचे गिराना चाहता है और उसी का इनर्शिया उसको रोकना चाहता है और ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होते हैं। इसी के नतीजे में नीचे नेट फोर्स ज़ीरो रह जाता है और नीचे कोई प्रेशर फील नहीं होता। इसीलिए अगर आप अपने सर पर कोई भारी चीज़ रख कर जंप करो तो नीचे गिरते वक्त आप उसका प्रेशर फील नहीं करोगे। हाँ, नीचे पहुंच जाने के बाद होगा, लेकिन फॉल के दौरान आप अपने सर पर वेट फील नहीं करोगे। इसी को वेटलेसनेस इन फ्री फॉल कहते हैं। जैसे जब 5 ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे हों तो रेस्ट की पोजीशन में ऊपर वाला ब्लॉक अपने नीचे वाले ब्लॉक पर प्रेशर डालेगा और वो ब्लॉक अपने नीचे वाले ब्लॉक पर प्रेशर डालेगा। ऐसे सबसे आखिरी ब्लॉक पर सारे ब्लॉक्स का प्रेशर आएगा क्योंकि नीचे सपोर्ट है। तो इनको स्केल पर रखा हो तो उस वक्त स्केल पांचों ब्लॉक्स का वेट रीड करेगी। लेकिन जब इन्हीं ब्लॉक्स को ड्रॉप किया जाए तब कोई भी ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर प्रेशर नहीं डालेगा, क्योंकि जाहिर है कि हर एक एक किलो का ब्लॉक सेम ही रफ्तार से गिर रहा है। तो जैसे अगर 5 गाड़ियां बिल्कुल सेम स्पीड पर, फॉर एग्जांपल 60 की स्पीड पर परफेक्टली सिंक्रोनाइज होकर परफेक्ट हारमनी में एक दूसरे के पीछे चलें तो एक दूसरे को टच करने के बावजूद आगे वाली गाड़ी पर पीछे की गाड़ी का कोई पुश या प्रेशर नहीं आएगा और सब की सब परफेक्ट हारमनी में चलती रहेंगी। ऐसे ही हाल ये ब्लॉक्स का है। तो गिरते वक्त हर ब्लॉक उसके नीचे वाले ब्लॉक पर कोई प्रेशर नहीं डालेगा और यही बात हर चीज़ में एटॉमिक लेवल पर होती है। ठहरी हुई चीज़ में ऊपर वाले एटम का प्रेशर नीचे वाले एटम पर आता है और ये नीचे वाला एटम अपने नीचे वाले एटम पर प्रेशर डालता है। यूं ही ऊपर से लेकर नीचे तक सारे एटम का प्रेशर ऐड होकर आखिरी एटम पर आता है। लेकिन जब चीज़ गिर रही हो यानी फ्री फॉल में हो तो सारे एटम्स एक साथ ही गिर रहे हैं, बिल्कुल उन गाड़ियों की तरह। ऊपर वाला नीचे की तरफ गिर रहा है लेकिन नीचे वाला खुद उससे नीचे की तरफ गिर रहा है, इसीलिए ऊपर वाले एटम का प्रेशर नीचे वाले पर नहीं आता। यही नीचे वाले एटम के साथ होता है कि उसका प्रेशर आगे नहीं जाता। तो यूं होते होते सबसे नीचे वाले एटम पर कोई प्रेशर ही नहीं आता, इसीलिए नीचे की सरफेस पर भी कोई प्रेशर नहीं होता। लिहाजा गिरती हुई चीज़ों की नीचे की सरफेस पर कोई प्रेशर ही नहीं होता। तो खुलासा ये कि जब चीज़ ठहरी हुई हो यानी रेस्ट पर, तब तो उनका ये प्रेशर यानी वेट अलग अलग होता है, लेकिन जब गिरती हैं यानी फ्री फॉल में यह प्रेशर अलग अलग नहीं होता, इसीलिए चीज़ें एक साथ नीचे पहुंचती हैं। लिहाजा इमाम अहमद रज़ा ने जो सिंपल लॉजिक लगाया है, बात इतनी सिंपल भी नहीं है।
तो इमाम साहब का ये लॉजिक गलत है और इसीलिए इनकी सारी दलीलें भी गलत और इनका ये नज़रिया भी गलत है कि प्रेशर या वज़न ही नीचे गिराता है बल्कि ग्रेविटी गिराती है। नाजरीन, ये है साइंस का मौक़िफ़ फ्री फॉल और वेटलेसनेस के बारे में। यही एतराज़ हमसे चैट जीपीटी ने किया और इसी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की। इसका जवाब देने से पहले ये समझ लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट साइंस के लिए बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट में से है। जो स्टूडेंट्स एडवांस पढ़ाई किए हुए हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं। इसी कॉन्सेप्ट की बिना पर मॉडर्न साइंस का मानना है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में वेटलेस होते हैं और वो मुसलसल ज़मीन की तरफ फ्री फॉल में होते हैं। और ये भी इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी एलिवेटर या लिफ्ट में हो और अगर अचानक ये एलिवेटर गिरे तो आप वेटलेस हो जाएंगे, जैसे स्पेस में एस्ट्रोनॉट होता है। उस वक्त अगर आपके नीचे वेट स्केल हो तो ये स्केल आपका वज़न 0 रजिस्टर करेगी। नाजरीन, इसी गिरने के आइडिया को आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट ऑफ माय लाइफ कहा और इसी के बेस पर उसने कहा कि अगर चीज़ों पर सिर्फ ग्रेविटी लग रही हो और उनके बैकग्राउंड में कुछ ना हो तो उस वक्त ये तमीज़ करना यानी डिफ्रेंशिएट करना ही मुमकिन नहीं कि ये नीचे जा रही है या सामने से वो ज़मीन पे आ रही है। इसी को इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का नाम दिया, जिसके बेस पर उसने ग्रेविटी के बारे में नया आइडिया दिया कि ग्रेविटी इज़ नॉट अ फोर्स बल्कि कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम है कहा। इसी वजह से जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई और फिर आगे बढ़कर स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। और उन सब की रूट में देखो यानी जड़ में तो यही एक आइडिया वेटलेसनेस का कार फरमा है। अगर ये साबित हो जाए कि चीज़ें एक साथ नहीं गिरती बल्कि भारी जल्दी गिरती है तो ये सब गलत हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आप इतना समझ चुके तो अब आइए जवाब की तरफ। अब बात यहाँ आके ठहरी कि फ्री फॉल में चीज़ों का वज़न उनकी बॉडी के अंदर ही अंदर ऐड होता है या नहीं, जैसे कि रेस्ट के वक्त होता है। क्योंकि अगर गिरते वक्त इनका वज़न अंदर ही अंदर ऐड होगा तो भारी चीज़ के नीचे ज़्यादा प्रेशर होगा और हल्की चीज़ के नीचे प्रेशर कम होगा। तो इसके जवाब में हमने चैट जीपीटी से पूछा कि एक क्यूब लीजिए जिसका मास 10 किलोग्राम हो और उसी के क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक बिल्कुल पतली सी प्लेट ले लीजिए जो बिल्कुल हल्की हो, या ऐसी ही 6 प्लेट से बना हुआ दूसरा क्यूब ले लो जो अंदर से बिल्कुल खाली हो यानी हॉलो और बिल्कुल हल्का हो यानी तकरीबन उसका मास 100 ग्राम या 50 ग्राम हो। अब जब दोनों फ्री फॉल करेंगे तो जाहिर है कि इस क्यूब के नीचे उतना ही प्रेशर है जितना इस क्यूब के नीचे, क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया, शेप, साइज सब कुछ बिल्कुल सेम है और क्यूब के ऊपर के एटम का प्रेशर नीचे नहीं आएगा। तो अगर दोनों को हवा में ड्रॉप किया जाए तो दोनों हवा पर एग्जैक्टली सेम प्रेशर डालेंगे क्योंकि दोनों के नीचे का प्रेशर तो सेम ही है। तो फिर क्या वजह है कि 10 किलो का भारी क्यूब हवा में आगे निकल जाता है और 100 ग्राम का हल्का क्यूब पीछे रह जाता है? अगर तुम्हें लगता है कि हवा हल्के क्यूब को रोक लेती है और भारी को नहीं रोक पाती तो अब हल्का भारी कहाँ से आ गया? हल्का तो तब होता जब हवा पर उसका प्रेशर कम होता। फ्री फॉल में तो दोनों के नीचे सेम ही प्रेशर है, तो 100 ग्राम का क्यूब क्यों हल्का और 10 किलो का क्यों भारी? दोनों का हवा पर प्रेशर सेम ही है तो दोनों हवा को सेम अमाउंट में कट करेंगे। एक ने ज़्यादा कट किया ही क्यों अगर उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं है तो? अगर इसको और सिंपल एग्जाम्पल से समझना हो तो वो ही 2 आइडेंटिकल बॉटल से समझिए जो हमने लास्ट एपिसोड में बताई। एक बॉटल किसी लिक्विड से फुल होने की वजह से 10 किलोग्राम की हो और दूसरी खाली होने की वजह से उसमें सिर्फ बॉटल का वज़न हो यानी 50 या 100 ग्राम। तो अब जब दोनों फ्री फॉल करेंगे तो अगर फ्री फॉल में दोनों के नीचे कोई प्रेशर नहीं है जैसा कि एतराज़ में गुजरा, तो यकीनन ये भरी हुई बोतल का लिक्विड अपने नीचे बॉटल की नीचे वाली अंदरूनी सतह पर प्रेशर नहीं डालेगा जैसा कि वह ब्लॉक अपने नीचे वाले ब्लॉक पर प्रेशर नहीं डालते। तो मतलब ये कि दोनों बोतल की अंदरूनी नीचे वाली सतह पर कोई प्रेशर नहीं है, तो ये दोनों की अंदरूनी सतह यानी बॉटम आगे हवा पर भी कोई प्रेशर नहीं डालेगी। तो अब दोनों बोतल का हवा पर भी जो प्रेशर होगा एग्जैक्टली सेम होगा। तो ज़रूरी था कि ये भरी बोतल भी हवा पर सिर्फ 10-20 ग्राम जितना ही जोर डालती और बिल्कुल ऐसे ही गिरती जैसे वो खाली बोतल गिरती है। लेकिन आप जानते हो कि प्रैक्टिकली हरगिज़ ऐसा नहीं होगा।
10 किलो भरी हुई बोतल फ़ौरन नीचे गिर जाएगी और हल्की बोतल स्लो गिरेगी। इसकी वजह भी आप खुद समझ चुके होंगे कि भरी हुई बोतल पर लिक्विड का जोर है, इसीलिए बोतल आगे हवा पर जोर डालती है और फिर हवा ज़्यादा कट होकर बोतल जल्दी नीचे आती है। तो साफ साफ पता चल गया कि दोनों की नीचे की सरफेस पर प्रेशर गिरते वक्त भी अलग अलग है। अगर सेम होता तो जितना स्लो ये खाली बोतल उतर रही है उतना ही स्लो ये भरी बोतल भी उतरती। यानी फ्री फॉल में नीचे की सरफेस पर प्रेशर ज़रूर अलग अलग होता है और ये अलग अलग प्रेशर उनके वज़न की वजह से है जो उनकी अपनी बॉडी के अंदर है। तो अब बीच से हवा निकाल भी लो तब भी ये प्रेशर ज़रूर अलग अलग ही रहेगा और भारी चीज़ ही नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा डालेगी, तो वैक्यूम में भी भारी ही पहले पहुंचेगी। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़े से डिस्टेंस में ये फ़र्क नोटिसेबल ना हो। तो इमाम साहब की बात बिल्कुल सही है कि जो प्रेशर फील होता है वो ही असल रीज़न है इनको गिराने का। लिहाजा इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब की किसी दलील में कोई एतराज़ नहीं। हमारे इस जवाब के बाद चैट जीपीटी ने भी कबूल कर लिया कि प्योरली लॉजिकली पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वाकई साइंस में वेट, इनर्शिया और फ्री फॉल के बारे में आपस में बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। अब आपको ये सवाल सता रहा होगा कि मशहूर एक्सपेरिमेंट का क्या जिसमें दोनों साथ साथ आते हुए नज़र आते हैं, तो ये कैसे हो सकता है, हालांकि लॉजिकली ऐसा मुमकिन नहीं। नाज़रीन, हम यहाँ दो बातें कहेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है कि देखिए, हम पहले भी बता चुके कि एयर रेजिस्टेंस का हमने इनकार नहीं किया। हवा के ना होने पर यह पर जल्दी गिरेगा, इसमें किसी का झगड़ा नहीं। हमने जब भी पर को गिरते देखा तो हवा पर झूलता हुआ ही गिरते देखा। इससे हमारा दिमाग हल्की चीज़ों को इतना स्लो गिरते हुए देखने का आदी हो गया है। हालांकि हमको मालूम है कि वो पर के गिरने की असली रफ्तार नहीं है, लेकिन हमने कभी पर जैसी हल्की चीज़ों को बग़ैर हवा के गिरते ही नहीं देखा जिससे उनकी असली रफ्तार पता चलती। तो जब ऐसे हवा के बग़ैर पर गिरता हुआ देखा और वो हवा पर झूले बग़ैर सीधा नीचे आया तो जहन को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि हमारा माइंड इस तरह पर को गिरता देखने का आदी नहीं है। तो ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें जिनको मामूली हवा भी हिला दे, जैसे पर या पेपर या पत्ते वगैरह, बग़ैर हवा के गिरें तो उनकी स्पीड बढ़ेगी तो ज़रूर, लेकिन बढ़कर एग्जैक्टली इतनी नहीं हो सकती जितनी बॉलिंग बॉल की, क्योंकि इनका अपना गिराने वाला फोर्स ही अलग अलग है। यह लॉजिकली साबित हो चुका। तो फिर ये ऐसे साथ साथ गिरते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो इसमें पहले ये बात समझ लीजिए नाज़रीन कि दुनिया का दस्तूर है कि किसी भी आइडिया या प्रिंसिपल को डेवलप करने से पहले थियोरेटिकली यानी कागज़ पर अक़ली तौर पर साबित किया जाता है कि ऐसा मुमकिन भी है या नहीं। उसके बाद उसको प्रैक्टिकली कंडक्ट करके चेक किया जाता है कि ये लिखी हुई थियरी कितनी सही है। लेकिन यहाँ तो ये थियरी खुद कागज़ पर ही इलॉजिकल साबित हो चुकी। तो अब यूँ नहीं कहा जाएगा कि वो इलॉजिकल थियरी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से सही हो गई, बल्कि अब ये कहा जाएगा कि इस तरह का रिजल्ट आने की वजह कुछ और है और ये गलत थियरी गलत ही रहेगी। और जहाँ तक बात है वजह की, तो वजह वही जिसकी तरफ इमाम साहब ने इशारा किया कि थोड़ी सी मुसाफत में यानी डिस्टेंस में तुम्हें फ़र्क महसूस नहीं हुआ। नाजरीन, असल ये है कि थोड़ी सी हाइट में चीज़ों का वेट टू फॉल रेशियो बहुत कम होता है। अगर दो चीज़ों को हवा में भी एक साथ फेंकोगे तो दोनों साथ ही गिरते हुए महसूस होंगे, जैसे ये भारी और हल्का बॉल हवा में साथ साथ गिर रहे हैं। देखिए, ये दोनों बॉल ऐसे हैं जिनको मामूली हवा का झोंका हिला नहीं सकता, इसलिए इनके गिरने में बिल्कुल फ़र्क नज़र नहीं आता। हालांकि खुद साइंस भी मानती है कि हवा की मौजूदगी में इनमें फ़र्क ज़रूर है। तो अब बताइए कि वो फ़र्क कहाँ है? तो आप खुद कहोगे कि फ़र्क है, लेकिन इस कदर मामूली है कि कैमरा भी नोटिस नहीं कर पाता। तो इसकी वजह यह है कि इनकी ड्रॉप हाइट और ड्रॉप टाइम बहुत ही कम है। इसी फ़र्क को अगर नोटिसेबल अमाउंट में देखना हो तो इनको बहुत ज़्यादा हाइट से फेंकना होगा ताकि दोनों ज़्यादा टाइम तक फॉल करें, ताकि भारी चीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ने का वक्त मिले। फिर दोनों के बीच का फ़र्क बढ़ेगा जिसको नोटिस करना आसान होगा। जैसे फ़र्ज़ करो कि अगर 1 सेकंड के फॉल में 1 मिलीमीटर का फ़र्क है तो 2 सेकंड में 2 मिलीमीटर होगा और 4 सेकंड में 4। इसी तरह अगर 60 सेकंड तक फॉल किया जाए तो ये फ़र्क 60 mm तक हो सकता है अगर ये फ़र्क लीनियरली बढ़ता है।
तो दोनों के फ़र्क को नोटिसेबली लार्ज अमाउंट में देखने के लिए ज़रूरी है कि इनका फॉल टाइम ज़्यादा हो। खुद मॉडर्न साइंस के रूल से भी देखो तो वो भी खुद इस बात को मानती है कि भारी चीज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है लेकिन उसको आगे बढ़ने में वक्त लगता है। इसको टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। यानी गिरते वक्त चीज़ जब अपनी मैक्सिमम रफ्तार पर पहुंचे तो इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और ये हर चीज़ के लिए अलग अलग होती है। जैसे 2 या 3 ग्राम की पैनी की टर्मिनल वेलोसिटी तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर है और इस रफ्तार पर पहुंचने में इसे तकरीबन 3 सेकंड लगते हैं। जबकि 10 किलो के बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी रफली 320 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको 27 सेकंड लगते हैं। यानी 27 सेकंड तक उसे गिराना ज़रूरी है। मतलब 3 सेकंड तक गिरने के बाद जब कॉइन की स्पीड बढ़ना रुक जाए उसके बाद बॉल की स्पीड बढ़ती ही रहेगी। तो अब इस वक्त दिखने में ये फ़र्क जाहिर होगा और 27 सेकंड तक बढ़ता रहेगा। तो अगर ये 3 ग्राम के सिक्के के साथ फ़र्क देखना हो तो कम से कम 4-5 सेकंड का फॉलिंग टाइम ज़रूरी है ताकि उसके बाद जब भारी आगे बढ़े तो उनका फ़र्क देखा जा सके। अब रही बात ये कि इस एक्सपेरिमेंट में ये दोनों को कितनी हाइट से फेंका गया है और कितनी सेकंड तक ड्रॉप किया गया है, तो वीडियो देखकर पता चलता है कि काफ़ी देर से स्लोली गिर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, इस पर आपको बता दें कि स्लो मोशन की वजह से यूँ मत समझना कि इनका फॉलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये पूरा फॉल तकरीबन सिर्फ 1 सेकंड का है। अगर यकीन ना हो तो कैमरा के टाइम में देख लीजिए कि जब ड्रॉप किया तब टाइम है 3:22 और 31.1 सेकंड और स्लो मोशन में आराम से फॉल कंप्लीट हो जाने के बाद जब टच डाउन हुआ अब टाइम 3:22 और 32.3 सेकंड है। मतलब ऊपर से नीचे आने में अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 1 सेकंड लगा। ऐसे ही इतनी बड़ी वैक्यूम चैम्बर से ये मत समझना कि बहुत ऊपर से या सीलिंग पे से ड्रॉप कर रहे हैं, बल्कि ये तो इस गेट की हाइट से ही ड्रॉप किया गया है। तो यकीनन इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा मिलीमीटर जितना मामूली सा फ़र्क भी ज़रूर है जो कि नोटिस नहीं हो पा रहा। जैसे हवा में भी इन दोनों भारी चीज़ों में फ़र्क था जिसे साइंस ने भी माना, लेकिन दिखने में फ़र्क मालूम नहीं होता। और नाजरीन, दूसरी बात ये कि हमने जब वीडियो को क्लोजली देखा तो पता चला कि नतीजा तो बिल्कुल उल्टा ही निकला है। यानी गिरते ही फ़ौरन ये लाइट वेट फेदर इस हैवी बॉल से आगे निकल गया। जी हाँ, देखिए, रिलीज़ के वक्त पॉज करके कंपेयर करें तो फेदर की टिप बॉल से कितना ऊपर थी और जब ड्रॉप हुआ तो ज़रा सा नीचे आकर बॉल के टॉप के साथ साथ हो गई। अगर आपको यकीन ना आए तो आप खुद इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब वहाँ क्या सेटअप था जिससे ऐसा रिजल्ट आया किसे मालूम। ना इनके हिसाब से ऐसा हो सकता है ना इमाम साहब के हिसाब से। तो अब आप खुद ही बताएं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन हम क्या दें। इसका जवाब तो वो ही बेहतर दे सकते हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि पर कैसे आगे चला आया, कौन से फिज़िक्स के रूल से ऐसा हुआ, रिकॉर्डिंग के वक्त क्या कंडीशन थी, क्या मॉडिफिकेशन की गई थी कि पर आगे आ गया। अगर आप ही को कोई वजह समझ में आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब लास्ट में एक डाउट टर्मिनल वेलोसिटी का क्लियर कर देते हैं ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आप कहेंगे कि आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मॉडर्न साइंस खुद भी मानती है कि भारी चीज़ भी आगे जाती है लेकिन उसको आगे बढ़ने में वक्त लगता है। तो नाजरीन, बात यह है कि टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में मॉडर्न साइंस का मानना यह है कि टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जब किसी न किसी फ्लूइड या मीडियम में ड्रॉप किया जाए, जैसे हवा में या पानी में, तभी एप्लीकेबल होता है। वैक्यूम में एप्लीकेबल नहीं होता। वैक्यूम में तो सिर्फ ग्रेविटी गिराती है और ग्रेविटी कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देती है, तो भारी की टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी ही नहीं, दोनों साथ ही गिरेंगे। लेकिन हम इस टॉपिक को इसलिए लेकर आए कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट सही है तो वो वैक्यूम में भी ज़रूर एप्लीकेबल होगा, और अगर वैक्यूम में एप्लीकेबल नहीं तो हवा में भी नहीं होना चाहिए। देखिए, हम यहाँ बिल्कुल सिंपल बात पूछते हैं
कि इस टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन में मास यानी जिसे आम बोलचाल में वज़न कहते हैं इसे भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ये कि अगर मास बढ़ेगा तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी चीज़ की टॉप स्पीड बढ़ेगी। सही। इसीलिए 3 ग्राम के सिक्के की टॉप स्पीड 41 किलोमीटर थी, जबकि 10 किलोग्राम की 320। तो यकीनन मास में यानी वज़न में फ़ी नफ्सी ही इनहेरेंटली कुछ ना कुछ ज़रूर है जिसके बढ़ने से रफ्तार बढ़ती है, इसीलिए तो उसे इक्वेशन में रखा गया है। अब दूसरी बात पूछते हैं, ये जो ड्रैग कोएफिशिएंट, एरिया और डेंसिटी ये सब जो आपने इक्वेशन में रखा है ये उस मीडियम पर डिपेंड करता है जिसमें ये फॉल कर रहे हैं, यानी हवा, पानी, ऑयल वगैरह। इनमें टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये नंबर्स चेंज कर दिए जाते हैं क्योंकि इनकी वजह से गिरने वाली चीज़ की रफ्तार मुतासिर होती है। जाहिर है कि हवा किसी चीज़ को इतना नहीं रोकती जितना पानी, और पानी इतना नहीं रोकता जितना कोई ऑयल, तो ऑयल में रफ्तार सबसे कम हो जाती है। लेकिन जब वैक्यूम में ड्रॉप करेंगे तो ये ड्रैग नाम की कोई चीज़ ही यहाँ मौजूद नहीं जो गिरने वाले को रोके। तो अब ये ड्रैग कोएफिशिएंट, ये डेंसिटी और ये एरिया, इसको इक्वेशन से निकाल दो। तो अब नंबर प्लग इन करने से जो टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी वो वैक्यूम में गिरते वक्त की टर्मिनल वेलोसिटी होगी, और ये मास के बढ़ने से ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि आप देख चुके कि मास के बढ़ने से टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ती है। वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, उसे ड्रैग वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं। तो साफ जाहिर हो गया कि टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन हवा में चलती है तो ज़रूर वैक्यूम में भी चलेगी, और अगर वैक्यूम में ये गलत है तो हवा में भी ज़रूर गलत है। एक जगह मानकर दूसरी जगह ना मानना जिहालत है। यूं यहाँ से मैथमेटिकली साबित हो गया कि भारी की रफ्तार ज़्यादा ही होगी चाहे वैक्यूम में हो। इसीलिए हमने ये क्लेम किया कि साइंस खुद इस बात को मानती है कि वज़नी चीज़ आगे बढ़ती है। नाज़रीन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस टॉपिक को वजाहत के साथ समझ लीजिए, और चाहें तो अपने टीचर्स को अच्छे अंदाज में सवाल करके इसकी वजाहत भी तलब कीजिए कि क्या ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सरासर लॉजिक के ख़िलाफ़ नहीं, क्या इसमें आपस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, क्या हमें लॉजिकली नहीं सोचना चाहिए, या सिर्फ गैलीलियो और न्यूटन के नाम पर आंख बंद करके हर चीज़ को मान लेनी चाहिए। हमें तो खुद साइंस सिखाता है कि अपना दिमाग लगाओ, अंधी तकलीद मत करो, तो क्या ये अंधी तकलीद नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री फॉल का ये टॉपिक तमाम कमाल हुआ और तमाम एतराज़ भी हवा हो गए, और ख़ुद वेटलेसनेस के एतराज़ ने साबित कर दिया कि अगर गिरना साथ साथ होता तो भरी हुई बोतल भी वेटलेसनेस की वजह से खाली के साथ साथ ही नीचे आती। नाज़रीन, ये कलाम आला हज़रत के दलाइल के ज़मीमा में यानी एक्सटेंशन में हुआ, जो किताब में नहीं है। यहीं से इसका नाम तारीख़ी भी 1447 यानी 1447 हिजरी के मुताबिक हुआ ज़मीमा जमील बराए कलाम इमाम जलील, यानी खूबसूरती वाला एक्सटेंशन जलालत वाले इमाम के कलाम में। वलिल्लाहिल हम्द। तो हर बार की तरह इस बार भी इसे दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ और इमाम अहमद रज़ा का सही मैसेज लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद फरमाएँ। वस्सलाम।